प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे अध्याय 8 जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये अध्याय 5 अंक का है। इसमें से एक रिक्त स्थान आएगा, एक जोड़ी आएगी और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला है डी ब्लॉक के तत्व रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला है एफ ब्लॉक के तत्व रिक्त स्थान कहलाते हैं। ये आंतर संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला है संक्रमण धातुओं के आयन रिक्त स्थान होते हैं। तो ये होते हैं रंगीन एवं अनुचुंबकीय। दोनों में से एक शब्द भी लिख सकते हो या फिर दोनों भी लिख सकते हो। अगला है डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में रिक्त स्थान रूप में करते हैं। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनके जो तत्व है, इन तत्वों का अध्ययन हम आवर्त सारणी में वर्ग या समूह के रूप में करते हैं। लेकिन डी और एफ ये ऐसे ब्लॉक है जिनका अध्ययन हम आवर्त के रूप में करते हैं, क्षैतिज के रूप में करते हैं। तो इसका जो रिक्त स्थान में आएगा वो आवर्त के रूप में या क्षैतिज के रूप में आएगा। अगला है संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के रिक्त स्थान होते हैं। तो ये होते हैं सुचालक। उसके बाद सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी के अंतर्गत पहला है लाल रक्त कोशिका, मतलब रक्त से संबंध है और रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंटर में होता है Fe। तो इसकी सही जोड़ी होगी Fe आयरन। एक्टिनाइड, इसकी सही जोड़ी होगी 5F। जितने भी एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है। जो थोरियम से लॉरेंशियम तक इसमें तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद आता है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड की सही जोड़ी आएगी 4F, क्योंकि जितने भी लेंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है। लेंथेनाइडों में आता है सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के तत्व। उसके बाद प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसकी सही जोड़ी है 3D, क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तब इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में या 3D उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अगला है परमाणु क्रमांक 28। तो ये होता है निकेल का। इस तरह से ये सही जोड़ियाँ हमारी कंप्लीट होती हैं। उसके बाद है 3 अंक के प्रश्न। 3 अंक के प्रश्नों में पहला है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो है N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, यानी 1 से 2। अगर N को हम अंतिम कोश कहें तो N-1 को हम कहेंगे उपांतिम कोश, मतलब अंतिम से एक पहले का। तो जो S उपकोश है इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और D उपकोश है उसमें 1 से लेकर 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इस तरह से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्वों का ये है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी लिख दी है ताकि इसके जो 3 अंक है ये इतने से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर 3 अंक दिए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसका वर्णन भी लिख देते हैं ताकि वो 3 नंबर लायक
लगे। तो देखिए, संक्रमण तत्वों, जिसको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 कोश मतलब उपांतिम कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है, और जो डी उपकोश है उस डी उपकोश में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तथा n कोश के, मतलब अब इसकी बात हो रही है, n कोश के s उपकोश में, मतलब इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस आधार पर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है, और जो कि आपको बताया n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? मतलब जो संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है, ये रंगीन आयन, कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं? तो इसका उत्तर हमने लिया है, संक्रमण तत्वों के आयन एवं इनके लवण, संक्रमण तत्वों के आयन एवं इनके लवण सामान्यतः ठोस अवस्था एवं विलयन की अवस्था में रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्वों के आयन एवं इनके लवण, संक्रमण तत्वों के आयन और आयन से बने हुए जो लवण होंगे वो सामान्यतः ठोस अवस्था एवं विलयन की अवस्था में रंगीन होते हैं। इनके रंग अपूर्ण n-1d उपकोश के कारण होते हैं। रंग का कारण है n-1d उपकोश, और वो भी अपूर्ण भरा हुआ। संक्रमण धातु आयन, संक्रमण धातु आयन का रंग दिखाई देने वाले दृश्य प्रकाश से निश्चित तरंगदैर्ध्य या तरंग लंबाई के अवशोषण पर निर्भर करता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो संक्रमण धातु आयन होते हैं, संक्रमण धातु आयन, उन संक्रमण धातु आयनों का जो रंग होता है वो दिखाई देने वाले दृश्य प्रकाश से निश्चित तरंगदैर्ध्य के अवशोषण पर निर्भर करता है। मतलब संक्रमण धातु आयन जो है, ये संक्रमण धातु आयन दृश्य प्रकाश से निश्चित तरंगदैर्ध्य, मतलब तरंग लंबाई, निश्चित तरंगदैर्ध्य के अवशोषण पर निर्भर करता है। अब अगर हम संक्रमण धातु आयन के d ऑर्बिटल की बात करें, तो d ऑर्बिटल जो है, ये इसका विपाटन जब होता है तो इससे T2g और Eg इस तरह के ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं या d उपकोश की बात कर रहे हैं। तो जो d उपकोश है, इसका विपाटन होता है 2 भागों में, एक होता है T2g और एक होता है Eg। उसमें से जो T2g है इसकी ऊर्जा अधिक होती है और Eg इसकी ऊर्जा कम होती है। T2g में आता है dxy, dyz, dxz, और Eg में आता है dx² - y² और dz²। ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। अब जो बात हमारी चल रही है कि संक्रमण धातु आयन जो है, इनका रंग दिखाई देने वाले दृश्य प्रकाश से निश्चित तरंगदैर्ध्य के अवशोषण पर निर्भर करता है। अब होता क्या है कि संक्रमण धातु आयन का जो इलेक्ट्रॉन होगा d ऑर्बिटल का या d उपकोश का, तो संक्रमण धातु आयन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो संक्रमण धातु आयन का इलेक्ट्रॉन जब दृश्य प्रकाश से निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, तब वो एक d कक्षक से, यानी एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में, मतलब दूसरे d कक्षक में संक्रमण करता है, मतलब जाता है, और एक d कक्षक से दूसरे d कक्षक में संक्रमण के कारण ही जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, और इस तरह के संक्रमण को हम कहते हैं डी संक्रमण। इस तरह के संक्रमण को हम क्या कहते हैं? डी
संक्रमण, ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है एफ ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो जो एफ ब्लॉक है उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, आप जानते हैं कि डी ब्लॉक में जो लेंथेनम तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, उसके बाद सीधा हाफनियम 72 आता है। मतलब 14 तत्वों जो है या 14 तत्व जो है ये लेंथेनम और हाफनियम के बीच में डी ब्लॉक में जगह न होने के कारण लेंथेनाइट श्रेणी में रखे, जो है सीरियम से ल्यूटेशियम तक 58 से 71 तक। उसी प्रकार जो एक्टिनाइट श्रेणी है, उस एक्टिनाइट श्रेणी को अगर हम देखें तो डी ब्लॉक का जो तत्व है एक्टिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 89, उसके बाद सीधा आता है रदरफोर्डियम 104। तो वहाँ पर भी 14 तत्वों के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए इनको एक नई श्रेणी बनाकर रखा गया जिसका नाम है एक्टिनाइट श्रेणी, और जो प्रारंभ होती है थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक। तो इस तरह से एफ ब्लॉक को 2 श्रेणियों में बांटा है, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती है क्यों? तो यहाँ पर अगर आप इसका बेसिक समझें तो जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनको जब पिघलाते हैं तो पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में ये मिल जाती है, मतलब मिश्रणीय है। ठीक, और जब इनको पिघलाते हैं तो ये आपस में मिल जाती है, और मिलने के कारण या मिलने के बाद जब इनके मिश्रण को हम ठंडा करते हैं तब वो मिश्र धातु बनाती है। बात को समझना है कि संक्रमण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणीय है तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करते हैं तब मिश्र धातुएं बनती है। अब इसको अगर हम आगे और समझें तो संक्रमण धातुएं जो होती है उनका आकार लगभग समान होता है। आकार लगभग समान से मतलब जैसे आप प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाओ तो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, कोशों की संख्या नहीं बढ़ती, कोशों की संख्या नहीं बढ़ती, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो आकार जो है वो लगभग बराबर होता है। सभी में अगर आप देखेंगे तो सभी में आपको 4-4 कोश मिलेंगे। मैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है। अतः एक धातु का परमाणु दूसरी धातु के परमाणु का उसके क्रिस्टल जालक में से प्रतिस्थापन कर सकते हैं। मतलब अगर हम मान लीजिए 2 धातुओं को मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मिलाया कॉपर और जिंक को, तब पीतल का निर्माण होता है, या हमने मिलाया कॉपर और टिन को, कांसे का निर्माण होता है। तो 2 धातुओं को जब हम मिलाते हैं, मान लीजिए 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 धातुओं को हम मिलाते हैं तो एक धातु का जो परमाणु होगा वो एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु को उसके क्रिस्टल जालक में से हटाता है और खुद वहाँ चला जाता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, धातुएं आपस में मिल जाती है, और जब धातुएं आपस में मिलती है तब उस स्थिति में वहाँ मिश्र धातु का निर्माण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बनाती है। तो बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखना कि संक्रमण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणीय हैं तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातुएं बनती है। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है, अतः एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु का उसके क्रिस्टल जालक में से प्रतिस्थापन कर सकता है। इस कारण संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बनाती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। ये क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम देंगे संक्रमण तत्व की परिभाषा। तो हम इसकी परिभाषा देंगे, वे तत्व जो S तथा P ब्लॉक के तत्वों के बीच गुणों का क्रमिक संक्रमण करते हैं। वे तत्व जो S तथा P ब्लॉक के तत्वों के बीच गुणों का क्रमिक संक्रमण
करते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। या आप उसको इस तरह से भी कह सकते हो कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब पूछा है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो जो तत्व आते हैं उनके नाम देना है। जैसे स्कैंडियम Sc, वैसे संकेत नहीं लिखा तो चलेगा, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकिल Ni, कॉपर Co और जिंक Zn। तो इस तरह से ये 10 प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम। इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये है, जैसे मान लीजिए शक्ति नाम की कोई फिल्म चल रही है और वो VCR पे देख रहे हैं और अगर फिल्म अच्छी नहीं लगी तो मन हो गया खराब, तो हमने फिल्म को नहीं देखा, फेंको नहीं। और अगर मान लीजिए कोई मिस्टर इस फिल्म को देख रहा है और अगर उसको फिल्म अच्छी नहीं लगी, उसका मन खराब हो गया, तो उसने कहा फेंको नहीं, तो उसके मिसेस पूछेंगी क्यों जी, आपको फिल्म क्यों अच्छी नहीं लगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, शक्ति VCR, मन, फेकोनी, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरह से ओवरऑल आपका चैप्टर 8 डी एवं ए ब्लॉक के तत्व यहाँ होता है कंप्लीट। अब इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना और जिनको भी इन वीडियोस की आवश्यकता है उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।